और चलिए एक बार फिर रुक कर रहे हैं हम देश के बजट की ओर, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे मेहमान जो है तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं रुक कर लेती हूँ, राजेश कंदोई जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं राजेश जी। राजेश जी, पीएम मोदी ने इस बजट को जो है विकसित भारत बजट बताया है, और ऐसे में पीएम मोदी और साथ ही भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भारत को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने को लेकर ये एक संतुलित, बेहद जो है विवेकपूर्ण बजट इसे कहा गया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यह हालांकि ये अंतरिम बजट है जी। अंतरिम बजट मतलब वोट ऑन अकाउंट, लेकिन इसमें मोदी जी का भी वोट पर पूरा ध्यान रहता है। और भारत को विकसित करने में 2047 तक उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प किया है, और जिसको हम राम राज्य कहते हैं जी। राम राज्य किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, राम राज्य का मतलब जहां सब कुछ अच्छा हो, जो एक आम आदमी राम राज्य से मतलब समझता है, उस हिसाब से इस बजट को मैं मान सकता हूं कि ये राम राज्य की तरफ, विकसित भारत की तरफ सरकार का ये पहला कदम है, जिसमें सरकार ने बखूबी, अगर ये सरकार रिपीट होती है तो 5 साल बाद में, आने वाले 5 सालों में क्या सरकार के कार्यक्रम रहेंगे, उसकी तरफ इन्होंने बहुत इस बजट पर फोकस किया है। पहली बार देश के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आधारभूत सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे हम कृषि की बात करें तो 2 लाख करोड़ के करीब कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करिए जी। तो कुल मिलाकर के ये बजट जिस तरफ जा रहा है, भी रोजगार की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, तो रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। जो अभी तक ये समझते आए हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिए, मतलब सरकार ने सरकारी नौकरियां नहीं दी, तो अब युवा सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही रोजगार का मायने नहीं समझ रहे हैं। आज देश में 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो वो 2 करोड़ 26 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाया, और वो और भी काफी करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल, और स्टार्टअप तो के लिए भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो युवा सरकारी नौकरियों की बजाय स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इस दिशा में यह बजट बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है दिनेश नाटानी जी, लेकिन देखिए स्टार्टअप के लिए और जो हमारे युवा हैं उनके लिए, एमएसएमई के लिए फायदेमंद होगा, साथ ही महिलाओं के लिए भी काम किए गए हैं, अगर किसान वर्ग की बात की जाए उनके लिए भी। लेकिन जो एक आम जन है, एक आम फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनका जो ध्यान रहता है, फोकस रहता है बजट में, वो ये रहता है कि टैक्स स्लैब जो है वो उसमें कहीं उन्हें राहत मिले, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मैडम, टैक्स पेड जो भी है वो 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी, इस तरह की घोषणा पहले की हुई है, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो नए युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका मिलने वाला है। दूसरी जो चीजें हैं उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी टैक्स का कमी की गई है, जो कि 30% था उसको 22% किया गया है, तो उससे भी, और जो कंपनियां हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार ज्यादा होने की संभावनाएं रहेगी। तीसरी, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है वित्त मंत्री जी द्वारा, तो उससे भी कहीं ना कहीं देश में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी, और नए युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ज्यादातर जो युवा लोग हैं उनकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए होती है, तो वो कहीं ना कहीं टैक्स फ्री रहेगी नई स्लैब के आधार पर। ठीक है, तो देखिए कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उनमें स्लैब बढ़ाने की बात है, मैं सोचता हूँ जहाँ 50,000 55,000 रुपए मासिक इनकम पर अगर टैक्स नहीं है तो यह पर्याप्त है। जहाँ हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि गरीब 400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है, और 50,000 रुपया मासिक इनकम से भी और ज्यादा इनकम वालों को टैक्स की छूट देना, फिर हमारे एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर बजट में हम चाहते हैं कि 48 लाख करोड़ रुपए का बजट एक्सपेंसेज हो, तो उसके लिए रेवेन्यू भी तो टैक्स से कलेक्शन होगा ही। जी बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, कॉर्पोरेट के लिए जो है वो यहाँ पर 22% घटा दिया गया टैक्स है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन जो आमजन है उनमें, उनके टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अंकुर, मैं कहना चाहूंगा कि बार बार हम जिक्र करते हैं, एक जो डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर जिक्र करते हैं, हम इनकम टैक्स को लेकर जिक्र करते हैं। इनकम टैक्स के आंकड़े सरकार बार बार बयां करती है, लेकिन उन आंकड़ों के बीच से 142 करोड़ की आबादी में मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं जी। तमाम जो हमारे इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या देश के टॉप 10% जो धनी आबादी है, उस आबादी का राज्य के खाते में 3% योगदान है। उसी दूसरी तरफ जो 50% देश की सबसे गरीब आबादी है, उसका सबसे अधिक योगदान इस सरकार के खजाने को भरना है। अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी के माध्यम से लिया जाता है, गरीब की चाहे पहनने की चप्पल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उसकी पीने की छाछ हो, दाल हो, किसी भी तरह का कोई भी जो उत्पाद है जो उसको यूज कर रहा है, उसकी आमदनी का 35 से 45% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के द्वारा जाता है। हम प्रति माह ये कहते हैं कि इतना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, इतना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। उस जीएसटी कलेक्शन के अंदर हिंदुस्तान के कोर सेक्टर का कितना योगदान है और गरीब आबादी का कितना योगदान है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को रिलीफ नहीं जाती है। सूट बूट पहन के जो आदमी बात करता है, हिंदुस्तान के 80% आबादी को वो आइसोलेट कर देता है। इसीलिए देश के अंदर सबसे अधिक आर्थिक असमानता है वो बढ़ रही है, उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। जो सार्वजनिक उपक्रम है वो उपक्रम हादसे पे धकेल दिए जाते हैं या उन सार्वजनिक उपक्रमों को गांठे में दिखा के अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम किया जाता है। आखिर रोजगार के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान होना चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इकाई है उसका जीडीपी के अंदर लगातार जो कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा है, 13% कंट्रीब्यूशन उनका घट रहा है। आखिर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर उत्पादक इकाइयां नहीं होगी तो रोजगार का सृजन कैसा होगा? ये कह रहे हैं स्वावलंबी बनो, ये तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, निर्मला सीतारमण जी भी कह चुके हैं कि पकौड़े तलिए, और पकौड़े तलना क्या रोजगार नहीं है? क्या ठेला लगाना रोजगार नहीं है? क्या इन्होंने जो मुद्रा लोन दिया 10,000, 15,000, 50,000 जो लोन दे रहे हैं, क्या उसका वो कंट्रीब्यूशन नहीं है? और फिर महंगाई पे कैसे चर्चा करेंगे? जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा था एक दिन संसद के अंदर कि मैं तो प्याज खाती नहीं। अब इस देश के अन्नदाता की जो एमएसपी की तो घोषणा करते हैं, लेकिन एमएसपी पे खरीद उनकी होती नहीं है। इसलिए सिर्फ सरकार चेस्ट थंपिंग कर रही है। देश को, हिंदुस्तान को आर्थिक आधार पे 2 वर्गों के अंदर बांटा जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जिनकी बचत 50 साल के अंदर सबसे कम है, ये सरकारी आंकड़े हैं, आरबीआई का ये डाटा है। 45 साल के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी है। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कोई भी इकोनॉमिक जो सर्वे होता है बजट से पहले वो लेके नहीं आए, इसलिए सरकार की दिशा क्या होगी उसको लेके कोई जिक्र नहीं। 10 सालों में जिस बजट का जिक्र किया, किसान की आमदनी हम 1.5 गुना करेंगे, किसान की आमदनी हम 2 गुनी करेंगे, किसान के लिए हम लोन का प्रावधान किया है। किसान लोन से मुक्ति चाहता है, उस लोन से मुक्ति का इनके पास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बार बार जिक्र करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप कर रहा है? तो पूंजीपति मित्र कर रहे हैं जो 3 काले कानून लेके आए थे। इसलिए देश सब जानता है, इसलिए पूंजी का जो बजट है वो बजट कहां पे जा रहा है? कह रहे डिफेंस में हमने 1 लाख करोड़ का जो है वो प्रावधान किया है जिससे हम रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करेंगे। हिंदुस्तान का जो युवा, जो सबसे बड़ी ताकत है इस देश की, वो रोजगार का सृजन जब इस देश की सेना में चाहता है तो सेना के अंदर उसे अग्निवीर बना दिया जाता है। 4 साल बाद में वो बेरोजगार हो जाएगा और लगातार देश की जो सेना है उसको कमजोर किया जा रहा है, उसकी संख्या बल घटता जाएगा, क्योंकि ये अग्निवीर जब एक शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे तो इसलिए ये चुनौती होगी। उस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये बार-बार कॉरिडोर की बात करते हैं रेलवे की, जिसमें राजस्थान के कॉरिडोर आशीष चौधरी जी लौटूंगी आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग और युवाओं को लेकर हम जवाब लेंगे विजय जी से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटती हूँ।